नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल थ्योरी। सेल यानी कोशिका। हम सभी जानते हैं कि कोशिका जो है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को हम सेल बोलते हैं। इस शब्द का ओरिजिन हुआ है लैटिन भाषा के एक शब्द सेला से। सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा। इस चित्र में आप देख सकते हो कि प्लांट के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो किसी पार्ट को, तब आपको इस प्रकार से छोटे छोटे जो है ये छोटे छोटे रूम्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, स्मॉल रूम्स दिखाई देते हैं। इन सभी रूम्स को हम क्या बोल देते हैं? सेला, और लैटिन भाषा में सेला बोलते हैं, और इसे बोल देते हैं हिंदी में कोशिका यानी 10 सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अनेक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ सामान्य कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। तो इस प्रकार जो है पादप और जंतु जो भी है उन सभी का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बना होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी इसकी यही होती है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक यानी मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई है, एंड बायोलॉजिकल यूनिट यानी जैविक इकाई है ऑफ ऑल नन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी पादप है, जंतु है, जितने भी जीव हैं, उन सभी की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई जो है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कोशिका के आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया आदि। मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, जितने भी पादप और जंतु बड़े बड़े आपको दिखाई देते हैं उन सभी का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका की खोज है यह की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, कॉर्क जो है क्लोर्क के स्लाइवर का अध्ययन किया था। स्लाइवर का मतलब होता है स्मॉल थिन पीस, एक मतलब बहुत ही पतले जो है परत का अध्ययन किया था, और इस प्रकार से उन्हें ये डायग्राम दिखाई दिया था जिसके अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे जो है कोष्ठक बने हुए थे। तो कॉर्क की जो है पतले से एक परत के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे कोष्ठक जो बने हुए थे, उन ये कोष्ठक क्या थे? रो ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस, यानी खाली जो बॉक्स होते हैं इनकी इस प्रकार से पंक्तियां बनी हुई थी, और इसके लिए उन्होंने शब्द दिया था सेल। तो इस प्रकार रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कॉर्क के अंदर डेड सेल्स का अध्ययन किया था। ये वास्तव में इस कोशिका की कोशिका विद्या थी जिनका अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था, और सर्वप्रथम सेल के बारे में उन्होंने बताया था। जो लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उन्हें देखने का श्रेय जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने स्वयं का सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिकाओं, विभिन्न कोशिकाओं का उन्होंने अध्ययन किया। दही के अंदर जो है जीवाणु का अध्ययन वगैरह देख किया था, और इन जीवित कोशिकाओं को उन्होंने कहा था एनिमल क्यूल्स कहा था। तो इस प्रकार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए उन्हें एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। इसके बाद चलते हैं कोशिका सिद्धांत पर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1839 में दो वैज्ञानिकों ने, मैथियास जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान। अर्थात स्लाइडन एंड स्वान जो थे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार तीन मुख्य कंसेप्ट दिए गए हैं। पहला कंसेप्ट है कि जितने भी जीव होते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी या तो एक कोशिका से बने होते हैं अथवा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगर यूनिसेलुलर है तो एक कोशिका से बना होता है, मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये इस कोशिका सिद्धांत का पहला अभिग्रहित है। दूसरा इसका पॉइंट था कि कोशिका जो है सभी जीवों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई होती है। यानी कोशिका के जितने भी जीव हैं उनकी संरचना और संगठन जो है, इसकी बेसिक यूनिट जो होती है वह कोशिका होती है। तो ये दोनों जो पॉइंट जो थे ये स्लाइडन एंड सोन के द्वारा दिए गए थे। तीसरा कंसेप्ट ये है कि कोशिकाएं जो है उनकी उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से ही उनकी उत्पत्ति होती है।
तो ये तीन कंसेप्ट जो है यह सेल थ्योरी में दिए गए हैं। तो इन तीन कंसेप्ट को संयुक्त रूप से हम कहते हैं सेल थ्योरी कहते हैं। इनमें से पहले दो कंसेप्ट स्लाइडन एंड स्वन ने दिए गए थे। तीसरे कंसेप्ट की हम और बात करते हैं। इस कंसेप्ट को दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने हालांकि अलग रूप से प्रस्तुत किया था, लेकिन इसे फाइनली सेल थ्योरी के अंदर इसे जोड़ दिया गया। तो उन्होंने लिखा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात सभी सेल्स जो है इनकी उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये एक कोशिका है, इसमें विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई, इन कोशिकाओं फिर विभाजन हुए, ये दो कोशिकाएं अलग अलग हो गई, इन कोशिकाओं में और विभाजन होने से और छोटी छोटी कोशिकाएं बन गई। यानी ये मात्र कोशिका जो है इसमें विभाजन होने से बहुत सारी दूसरी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसे ही रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इसे फाइनली सेल थ्योरी के तीसरे पॉइंट के रूप में जोड़ दिया गया था। कोशिका के मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो पहला कैरेक्टर बन चुके हैं कि यह सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई होती है। जीवन जो है या शरीर जो है इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स इसे कहा सकते हैं, इसे इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि इस शरीर का निर्माण करने वाली, जिस प्रकार से दीवारों का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार से शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म उपस्थित पाया जाता है, जो कि एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध होता है। इस झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका की अगर मूलभूत संरचना की बात करें तो इसमें जीव द्रव्य जो है यह जीव द्रव्य कला से घिरा हुआ पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका में विभिन्न सारे कोशिकांग जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स आदि कोशिकांग इसमें उपस्थित पाए जाते हैं। ये सेल की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। पहली कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी कोशिकाएं होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की कोशिकाएं, यानी इसके अंदर जो है पुराने प्रकार का केंद्र या यूं कहें कि केंद्रक अनुपस्थित पाया जाता है। और यहाँ पर केंद्र के स्थान पर, यहाँ पर केंद्र यानी न्यूक्लियस के स्थान पर यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी ऐसी संरचना जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ जो है जीव केंद्र कला के द्वारा परिबद्ध नहीं होता है, उसे कह देते हैं न्यूक्लियोइड। यानी इसका जेनेटिक मटेरियल जो है इसे ही हमने न्यूक्लियोइड कहा है, और यह जेनेटिक मटेरियल सीधे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसमें जेनेटिक मटेरियल सीधे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें, इसके अंदर ये सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है यह कंप्लीट पाया जाता है, मेम्ब्रेन क्लोज न्यूक्लियस, यानी ये जो डबल मेम्ब्रेन है यह न्यूक्लियस के चारों ओर की बाउंड्री का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो है केंद्र जो है उपस्थित पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी भित्ति से परिबद्ध कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस आदि पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी भित्ति से परिबद्ध कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी आदि उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। तो कोशिका के आधार पर जो कोशिकाएं जो है ये दो प्रकार की होती हैं। पादपों और की कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो पादपों की जो कोशिका होती है, पादपों की कोशिकाओं में क्या होता है कि आपको स्पष्ट रूप से केंद्रक दिखाई देता है, लेकिन ये केंद्रक सामान्यतया कोशिका के केंद्रीय भाग में न होकर इसकी परिधि की तरफ होता है, क्योंकि पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण लक्षण पाया जाता है कि इसमें एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। यह वैक्यूल की उपस्थिति पादप कोशिका का मुख्य लक्षण है, जो कि पादप कोशिका के अधिकांश भाग को घेरी रहती है। इसी वजह से केंद्रक जो है यह केंद्रीय भाग में न होकर इसकी परिधि की तरफ चला जाता है। इसके अलावा केंद्रक जो है इसके पास जो है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, ये ईआर उपस्थित होती है, राइबोसोम्स उपस्थित हैं, ये यहाँ पर गोल्गी बॉडी उपस्थित है, इसका साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका मेन हुआ है सेल वॉल का। पहला कैरेक्टर इसमें वैक्यूल की उपस्थिति बड़ी, दूसरा मेन कैरेक्टर सेल वॉल की उपस्थिति। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, इसके बाहर जो है सेल वॉल की उपस्थिति पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण की अगर बात करें कि तीसरा इसका महत्वपूर्ण लक्षण है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक की उपस्थिति जो है यह पादप कोशिका का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। ये क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण के स्थल होते हैं जो कि केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं पाए जाते हैं। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, ये है एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स जो सामान्यतः गोलाकार होती है। इसका केंद्रक आप देख पा रहे हो, ये केंद्रक इसका केंद्रीय भाग में मौजूद होता है। 3D स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको इसकी। तो केंद्रक जो केंद्रीय भाग में उपस्थित हो जाता है, जिसके अंदर डीएनए उपस्थित पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। साइटोप्लाज्म के अंदर इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम होते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम्स जो है एनिमल सेल्स में फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं। ये गोल्गी अपरेटस यहाँ पर पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट पाई जाती है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना ये भी एब्सेंट पाई जाती है। वैक्यूल जैसी कोई भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर उपस्थित नहीं मिलेगी। कोशिकाएं सामान्यतः इसकी क्या होती है, गोलाकार होती है, क्योंकि पादप की कोशिकाएं जो है इसके कॉर्नर्स जो है ये अन्य कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। तो ये पादप और जंतु कोशिकाओं के अंदर मूलभूत अंतर पाया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने बात की कि सेल जो है इसकी खोज किसने की थी और उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। धन्यवाद आप सभी को आज के लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।